हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं कि इफ़ ए इज़ गिवन देन फाइंड टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज़ इन नॉर्मल फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पी और क्यू दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करिए वो इस तरीके से कि पी ए क्यू इज़ नॉर्मल फॉर्म हो। ठीक है। उसके बाद ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड ए इनवर्स एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए की रैंक पूछ सकते हैं और ए इनवर्स अगर तभी पूछेंगे जब पी ए क्यू आई के टर्म्स में आ जाएगा, तभी इनवर्स पूछेंगे, अदरवाइज फिर इनवर्स आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है। नॉर्मल फार्म क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मल फार्म होते हैं ये चार फार्म नॉर्मल फार्म है। आई आर जीरो, आई आर जीरो, आई आर जीरो जीरो जीरो, तीन साइड में जीरो, ये जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इसको हम लोग नॉर्मल फार्म बोलते हैं। तो अगर आपकी मैट्रिक्स इस फार्म में रिड्यूस होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तभी आपसे इन्वर्स पूछेंगे, अदरवाइज इन्वर्स नहीं पूछेंगे। रैंक पूछ सकते हैं, तो रैंक पूछेंगे तो यहाँ जो इंडेक्स होगा, ये जो इंडेक्स आर है, यही उसकी रैंक आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर मैट्रिक्स आई के टर्म में आ गया, केवल इसी आई आर के टर्म में आता है, इस फार्म में आता है, तो आपसे इन्वर्स पूछ लेंगे। तो इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स इक्वल टू क्यू इंटू पी, है ना। आप पी क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करोगे तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्यू पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए इन्वर्स आ जाएगा। अब देखिए, इस फार्म में चेंज करने के लिए करेंगे क्या हम लोग? जो मैट्रिक्स दी होगी उसका पहला एलिमेंट 1 करके बाकी नीचे के सारे एलिमेंट 0 करेंगे, है ना। और फिर इधर के सारे एलिमेंट 0 कर लेंगे। अगला डायगोनल एलिमेंट 1 करके इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 करेंगे, फिर इस साइड के सारे एलिमेंट 0 करेंगे। इसको की एलिमेंट मान के इधर के 0 कर रहे होंगे तो रो ऑपरेशन से, इधर के 0 कर रहे होंगे तो कॉलम ऑपरेशन से, फिर इसको 1 करके नीचे 0 इधर 0। तो ये काम करते जाएंगे तो अपने आप इन चारों में से कोई ना कोई फार्म अपने आप आएगा। ठीक है। अगर इस फार्म में आ गया तो आपसे रैंक भी पूछ सकते हैं, इस फार्म में आएगा तो रैंक नहीं पूछेंगे, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स की सॉरी इस फार्म में अगर आया तो आपसे इन्वर्स पूछ सकते हैं। रैंक तो कभी भी पूछ लेंगे, लेकिन इस फार्म में आएगा तो आपसे इन्वर्स पूछेंगे। इस फार्म में आएगा तो इन्वर्स नहीं पूछेंगे, क्योंकि इस फार्म में आने का मतलब है आपकी मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, या आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर नहीं है। इस इन्वर्स निकालने के लिए तो ज़रूरी है कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो और वो नॉन सिंगुलर हो। ठीक है। तो इन्वर्स तभी पूछेंगे जब इस फार्म में आएगा, है ना। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स ए दिया है 3x3, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स की पॉसिबिलिटी तो बनती है। ठीक है। और हम लोग इसको नॉर्मल फार्म में चेंज करते हैं। तो नॉर्मल फार्म कैसे चेंज करेंगे? देखो, ए को लिख सकते हैं, ए कितने आर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3 की। तो यहाँ 3x3 की है, तो हम लोग पहले लिखते हैं। देखिए, यहाँ जो आर्डर लिखा है 3, ये रो होता है और ये बाद वाला कॉलम रिप्रेजेंट करता है हमेशा, पहला वाला रो बाद का कॉलम। तो हम लोग पहले लिखेंगे ये I3 पहले वाले से, और ये बाद में I3। ए मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने I3 से पहले I3 से बाद में मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी जो पहले लिखा होगा वो इसका होगा, और बाद अगर ये मैट्रिक्स मान लीजिए 3x4 की होती तो क्या होता है, हम लोग इसको I3A I4 लिखते हैं, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रख लेते हैं। तो हमारा यहाँ मैट्रिक्स 3x3 की है, स्क्वायर की है, तो इसलिए हम I3A I3 लिखा। ठीक है, ए मैट्रिक्स को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जब ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा तो ये वाली मैट्रिक्स पी और ये क्यू कहलाएगी। इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आप रो और कॉलम कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। जब रो ऑपरेशन यूज करेंगे तो केवल इसमें अप्लाई करेंगे, और कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे तो इसमें, मतलब ये ऑपरेशन रो के लिए होगा और ये ऑपरेशन कॉलम के लिए होगा। ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स को चेंज करते हैं किस फार्म में? एक नॉर्मल फार्म में रिड्यूस करते हैं इस मैट्रिक्स को। तो देखिए क्या होगा, इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है, उसके बाद नीचे 0 करने के लिए, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 करने के लिए अगर इससे इसको घटा दें तो 3 - 2 यहाँ 1 हो जाएगा। तो R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 - R2। ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका R1, इससे इसको घटा दो तो ये हो जाएगा 1, और ये 0 आ जाएगा,
और 4 माइनस 4 0। R1 में केवल चेंज, R2 R3 एज इट इज़। इसी तरीके चूँकि रो ऑपरेशन अप्लाई किया है तो सेम पहले वाले में, इस वाले में ये देखिए रो के लिए होता है, ये कॉलम के लिए। तो जो भी रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे इसमें करोगे और कॉलम करोगे तो इसमें करोगे। तो क्या किया हमने, R1 से R2 को घटा दिया। ठीक है, तो 1 माइनस 0 1 रहेगा, 0 माइनस वन हो जाएगा, 0 माइनस 0 और बाकी एज इट इज़ है ना, सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज़। उसके बाद फिर 1 हो गया। अब इसके नीचे सारे 0 करना है, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, इसको 0 करना है। किस रो में है, R2 में। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो R1 में कोई चेंज नहीं, R2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो ये हो जाएगा आपका 0, 3 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 रहेगा, 4 माइनस 0 4 रहेगा और R3 में कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके केवल R2 में चेंज है, तो R1 एज इट इज़ R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटाओगे तो 0 माइनस 2 हो गया, 3 1 माइनस 2 मतलब 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3 हो गया, 0 माइनस 0 और R3 में कोई चेंज नहीं, इसमें तो कुछ करेंगे नहीं। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ कि 1 0 0 हो गया और फिर इसके बाद इधर 0 करेंगे तो इधर 0 ऑलरेडी हो गया पहले ही से। फिर इसको 1 करना है, इसको 1 करना है। तो यहाँ पे 1 करने के लिए देखिए हम लोग इसको इस रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके इंटरचेंज कर लें। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और उसके बाद फिर इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ 1 पहुँच जाएगा। मतलब इस जगह पे नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करना है। तो क्या किया हमने, R3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद R2 से इंटरचेंज कर लिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये R2 बन जाएगी आपकी 0 1 -1 0 1 -1। R1 में तो कोई चेंज नहीं है, R3 यही हो जाएगा 0 -3 4 0 -3 4। सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे। R1 एज इट इज़ R2, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ शिफ्ट कर दो तो 0 0 -1 और ये वाली रो तीसरे में आ जाएगी, -2 3 और 0 है ना। इसको -1 से मल्टीप्लाई करके R2 पे शिफ्ट कर देंगे और R2 R3 पे आ जाएगा। तो ये हो गया A इंटू दिस, जो कि रो ऑपरेशन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1 0 0 1, उसके बाद नीचे 0 करना है, इसके बाद यहाँ पे 0 करना है। तो क्या करें, इसको 3 से अब इसी को की एलिमेंट मान के बाकी काम करना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। सो R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस 3 R2। तो क्या हुआ, R1 R2 कोई चेंज नहीं, R3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 हो गया, फिर 4 माइनस 3 प्लस का 1 हो गया। सेम काम इसमें करिए, R1 R2 एज इट इज़ R3 में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो इसमें। तो -2, ये तो चाहे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 को वही रहेगा, तो -2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो गया -3 से, वो 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ो तो -3 आ जाएगा इन A और ये एज इट इज़। अब देखिए 1 0 0 1 1 इधर 0 हो गया। अब इसको 0 करना है, इस एलिमेंट को की एलिमेंट मान के इसको 0 करना है। तो हम ये देखिए किस में है, C3 में। C3 में इधर वाले जब 0 कर रहे होंगे तो हम लोग कॉलम से यूज करेंगे, कॉलम ऑपरेशन। तो ये हो गया C3 में है, तो C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस C2, तो क्या हो गया, ये वाला 0 हो गया, बाकी एज इट इज़ रहेगा, है ना। इन दोनों को तो C1 C2 में कोई चेंज नहीं, C3 में इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पे ये हो गया आपका 0 और फिर इन दोनों को ऐड करिए 0, इन दोनों को ऐड करिए 1। सेम काम यहाँ पर करना है, C1 और C2 एज इट इज़। C3 में इन दोनों को ऐड करिए -1, फिर इन दोनों को ऐड करिए C2 प्लस C3 है, C2 प्लस C3 है ना। कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं होगा। सेम ऑपरेशन इसमें अप्लाई होगा, क्या कि C2 प्लस C3, C1 एज इट इज़ है, C2 एज इट इज़ है, केवल C3 की जगह चेंज हो रहा है। क्या इसमें चेंज हो रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो गया, फिर इसको ऐड करेंगे 1 हुआ, इसको ऐड किया 1 हो गया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन आपने अप्लाई कर लिया इसमें, ये ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर लिया और इधर भी अप्लाई किया तो ये हो गया। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, I3 बन गया। जैसे ही ये नॉर्मल फार्म बनेगा, नॉर्मल फार्म हमने बताया है कि 4 फार्म होते हैं, तो इनमें से ये पहला फार्म आ गया, I3 आ गया। तो जैसे ही नॉर्मल फार्म बन जाएगा तो पहले वाली मैट्रिक्स को हम लोग P बोल देंगे, इसको Q बोल देंगे। तो I3 इज इक्वल टू PAQ विच इज़ नॉर्मल फार्म।
पी ए क्यू किस फॉर्म में हो गया, नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि I3 भी एक नॉर्मल फॉर्म होता है। तो जहाँ पर P की वैल्यू ये हो जाएगी, वेयर P इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड Q इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स Q हो जाएगी। तो P इस, अब देखिए पी क्यू निकल आया। एक चीज़ और है कि यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू यूनिक नहीं होती है, ठीक है, यूनिक नहीं होती इसलिए क्योंकि मान लीजिए कहीं पर हमें, मान लीजिए इस जगह पे हमें 1 बनाना है तो हम रो से भी बना सकते हैं, कॉलम से भी बना सकते हैं। जबकि हम रो से अप्लाई करेंगे तो वो ऑपरेशन इसमें अप्लाई होगा, कॉलम से करेंगे तो ये इसमें होगा। इसका मतलब ये पी क्यू की वैल्यू कभी यूनिक नहीं आएगी। सेम ऑपरेशन आंसर में अगर जो दिया होगा सेम ऑपरेशन अप्लाई करके होगा तभी आंसर मैच करेगा, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये यूनिक नहीं होता है ना, पी क्यू की वैल्यू यूनिक नहीं होती है। जो आपकी निकलेगी ठीक है, उसको लगभग ठीक ही, अगर केवल पी क्यू में निकालना है तो वो वैल्यू जो आपकी निकलेगी, कैलकुलेशन सही है तो वो सही होगी, आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि आंसर यूनिक नहीं होता है। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब आपसे एक तो ये पूछा था कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी क्यू, तो एक आंसर तो ये हो गया। आपसे रैंक पूछा है तो रैंक यहाँ जो I3 यहाँ जो इंडेक्स आएगा है ना, नॉर्मल फॉर्म का जो इंडेक्स होगा वही उसकी रैंक हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद आपसे पूछा था कि इन्वर्स बताओ। देखिए ये I3 आ गया। जब I3 वाला फॉर्म आएगा, केवल I3 फॉर्म आएगा तो आपसे इन्वर्स पूछ सकते हैं, ठीक है, इन्वर्स पूछा जा सकता है। इन्वर्स तभी निकलेगा जब I3 आएगा। इस फॉर्म में आएगा तो इन्वर्स नहीं होगा, है ना। अगर इन फॉर्म में आता है तो फिर आपसे इन्वर्स नहीं पूछेंगे क्योंकि उनका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता फिर, ठीक है, केवल IR वाले फॉर्म में ही इन्वर्स निकलेगा। तो यहाँ पर इन्वर्स निकल आएगा। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, QP। ए इन्वर्स इक्वल टू QP आता कैसे है, देखिए आपको पता है कि अभी आपने निकाला है कि PAQ इज इक्वल टू आई, है ना, PAQ इज इक्वल टू आई। अगर हम लोग P इन्वर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी प्री मल्टीप्लाई कर दें, तो P इन्वर्स और ये हो गया AQ, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इन्वर्स इंटू आई, ठीक है। अब देखिए P इन्वर्स AP, P इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, P इन्वर्स PAP, तो P इन्वर्स P मिलके आई हो गया, तो मतलब इधर AQ इज इक्वल टू क्या हो गया, P इन्वर्स आई का मतलब P इन्वर्स हो गया। अब इसका अगर दोनों साइड इन्वर्स ले लें तो AQ का इन्वर्स इक्वल टू P इन्वर्स का इन्वर्स, ठीक है। तो AQ का इन्वर्स ये रिवर्सिबल होल्ड होता है, तो इसका मतलब Q इन्वर्स और A इन्वर्स हो जाएगा। दिस इक्वल टू P इन्वर्स का इन्वर्स P होता है, P इन्वर्स का इन्वर्स P होता है। अब देखिए आपको केवल ए इन्वर्स चाहिए तो इधर प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए Q से, तो हो जाएगा Q इंटू Q इन्वर्स ए इन्वर्स, दिस इक्वल टू Q इंटू P, है ना, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर लो Q से, तो Q इन्वर्स Q क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपका, सिर्फ ए इन्वर्स इक्वल टू QP, है ना। तो जब PAQ नॉर्मल फॉर्म में होगा तो ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, QP, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ए इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ए इन्वर्स इक्वल टू QP, तो Q की वैल्यू ये है और P की वैल्यू ये है, बस सिंपल मल्टीप्लाई है कर लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से आपका -1 आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से आपका आ जाएगा 0 0 और 0 0 आ गया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हुआ आपका 0 0 -2 आ गया, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 और 3 तो 3 आ गया, फिर फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 0 -1 और -3 माइनस का 4 हो जाएगा, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा 0 0 -2, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 3, फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम 0 0 और -3, तो ये आपका ए इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अब क्वेश्चन कोई भी होगा यहाँ मैट्रिक्स बदलेगी, अगर इन्वर्स पूछते हैं तो स्क्वायर देंगे, स्क्वायर नहीं होगा तो ये बात आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। और अगर वो इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद आई आता है तभी वो इन्वर्स आपसे पूछेंगे, अदरवाइज केवल रैंक आपसे पूछ सकते हैं, या केवल इतना पूछ लें कि फाइंड 9 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q।
ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम यही इतनी चीज़ पूछ सकते हैं। एक तो केवल आपसे पी क्यू पूछ सकते हैं, दूसरा इन्वर्स तभी पूछेंगे जब मैट्रिक्स स्क्वायर दी हो और ये मैट्रिक्स जब डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस हो तो किस फॉर्म में हो, आई के फॉर्म में रिड्यूस होगा, तो आपसे इन्वर्स भी पूछ सकते हैं। और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स तो किसी भी केस में पूछ सकते हैं, क्योंकि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में जो नॉर्मल फॉर्म का इंडेक्स आई होता है ना, इंडेक्स जो आर होता है नॉर्मल फॉर्म का, यही उसकी रैंक हो जाती है। मान लीजिए नॉर्मल फॉर्म आपका इस फॉर्म का आता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये उसकी रैंक हो जाएगी, आर उसकी रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो रैंक तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए और उसको पी क्यू फॉर्म में चेंज करके देख लीजिएगा कि इन्वर्स निकल सकता है कि नहीं, उसकी रैंक क्या होगी, है ना। और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।